हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी शानदार चल रही है। आज की वीडियो में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा और चूंकि हमारा चैनल छोटा है और तो वो आपके सामने दोबारा आए या न आए और आप चाहते हो वीडियो देखें, तो ज़रूरी क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए राजस्थान का करंट अफेयर है। हम कोशिश करेंगे कि 5 सितंबर से पहले पहले राजस्थान का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 4-5 क्लासेज में 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में कवर कर देंगे, जो 4th ग्रेड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बाद में 4th ग्रेड एग्जाम में जो इंडिया का करंट अफेयर भी आएगा उसको हम 7 तारीख के बाद में आपका जो 19 को एग्जाम है उसके बीच में कवर कर लेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और फैक्ट का ये क्लास। अभी देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है ये है अपने 43rd नंबर के, 43वें नंबर के। कितने नंबर के? 43rd नंबर के। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो नवीन न्यायाधीश बने हैं वो कितने नंबर के न्यायाधीश है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 43वां नंबर। कौन बने हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये तो आपको वैसे पता भी है लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं। कलपति राजेंद्रन श्रीराम, कलपति राजेंद्रन श्रीराम यानी स्वयं श्रीराम हमारे राजस्थान में आ गए हैं। ठीक है, तो कलपति राजेंद्रन श्रीराम है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने। अच्छा, श्रीराम साहब आए हैं तो इससे पहले कौन थे? तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो श्रीराम जी से पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम श्रीवास्तव। कौन थे? एम श्रीवास्तव, एम श्रीवास्तव। और श्रीवास्तव की जगह कौन आ गए हैं अब? श्रीवास्तव जी की जगह आ गए हैं श्रीराम, जिसे हम KR श्रीराम भी कह सकते हैं, कलपति राजेंद्रन श्रीराम। ठीक है, और ये 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। 4 बार मैंने इन चीज़ों को रिपीट किया है क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बनने की संभावना है। अभी जो अपने एम श्रीवास्तव साहब है ये तो चले गए हैं मद्रास उच्च न्यायालय, और मद्रास उच्च न्यायालय के थे श्रीराम साहब, ये आ गए अपने राजस्थान में। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 217 कहता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के बाद में। साथ ही राज्य के जो राज्यपाल है उनसे भी परामर्श इस संबंध में लिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 217 में है। क्लियर है? अब देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात आई है तो हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा जी। कौन थे? कमलकांत वर्मा। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो ये है श्री न्यायमूर्ति कांता भटनागर। न्यायमूर्ति कांता भटनागर ये प्रथम महिला न्यायाधीश थे। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे JM पंचाल। कौन बने? JM पंचाल है, ये पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पहले कार्यवाहक JM पंचाल। ठीक है, क्या नाम है? JM पंचाल। ये थोड़ा अलग शब्द लग रहा होगा इसलिए मैं इसको 2-3 बार बोल रहा हूं। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश JM पंचाल। क्लियर है? अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक रहने वाले न्यायमूर्ति कौन है? तो न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू साहब है ना, ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक टाइम तक रहे थे। अच्छा, कैलाशनाथ वांचू सर है, ये इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल भी था इनका और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा राजस्थान उच्च न्यायालय में, तो न्यूनतम कार्यकाल रहा था सतीश कुमार मित्तल जी का। किसका? सतीश कुमार मित्तल का। ठीक है, और वो मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के SC के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कहने का मतलब कौन कौन है? एक तो हो गए JS वर्मा जी,
JS वर्मा, ये CGI रहे, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी CGI रहे हैं। तो एक हो गए, मैंने आपको बताया था कैलाश नाथ वांचू, क्या नाम है, कैलाश नाथ वांचू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के CGI भी रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, JS वर्मा और कैलाश नाथ वांचू। अब एक बार इस सारे फैक्ट को रिवाइज करते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, पहले महिला न्यायाधीश, ये मुख्य नहीं है, सिर्फ न्यायाधीश है महिला, न्यायमूर्ति कांता भटनागर। पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश JM पंचाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले कैलाश नाथ वांचू, न्यूनतम कार्यकाल वाले सतीश कुमार मित्तल। और ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रहे, तो एक तो हो गए JS वर्मा सर और एक हो गए कैलाश नाथ वांचू, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अभी देखो मैंने क्या कहा कि हम राजस्थान के करंट अफेयर देखेंगे 4-5, उसके साथ में भी हम कुछ फैक्ट भी देखेंगे जो करंट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी देखो 18वीं वन रिपोर्ट आई थी। अब उस वन रिपोर्ट का कुछ डेटा भी ऑब्जर्व कर लेते हैं अपन, ताकि एक साथ हमारे लिए इकट्ठा ना हो याद करना। अभी देखो 18वीं वन रिपोर्ट में हम देखते हैं सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं। ISFR आई ना 18वीं, तो इसके अनुसार सर्वाधिक वनावरण एरिया के हिसाब से जिले कौन से हैं, तो अब इसका नाम तो आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्र के हिसाब से उदयपुर में, तो एक नंबर पे कौन हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, अलवर, यानी अलवर में सर्वाधिक वन है। उसके बाद में ये 2 नंबर पे हो गया अलवर। 3 नंबर पे प्रतापगढ़, तो ये 3 नंबर पे प्रतापगढ़ हो गया। और 4 नंबर पे चित्तौड़गढ़, तो प्रतापगढ़ से ऊपर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर पे चित्तौड़गढ़। यानी एरिया के हिसाब से अगर सर्वाधिक देखें तो सबसे ज्यादा वन तो उदयपुर में है, ठीक है। अब देखो इन 4 में से एरिया के हिसाब से 3 जिले हैं, ये दक्षिणी राजस्थान के ही हैं, एकदम सटे हुए जिले ही कह सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो उदयपुर, फिर दूसरा आपको जाना पड़ेगा पूर्वी राजस्थान में अलवर, एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं अलवर। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है प्रतापगढ़, और चौथे पे चित्तौड़गढ़, ठीक है। अच्छा, अब हमने सर्वाधिक की बात कर ली, तो कैसे याद करोगे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। देखो याद करो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, उदयपुर में। उसके बाद में बस पूर्वी राजस्थान में चले जाओ, आप मैप में माइंड में सेट करो, अलवर हो गया। फिर वापस दक्षिण राजस्थान में आ जाओ, प्रतापगढ़, और फिर चौथे नंबर पे प्रतापगढ़ से थोड़ा सा ऊपर वाला जिला, जस्ट ऊपर वाला जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़, ये 4 नंबर पे। तो 1, 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूनतम वनावरण वाले जिले, एरिया के हिसाब से न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से। तो सबसे कम वन है चूरू में, कहाँ पे है, चूरू में मात्र 62.73 वर्ग किलोमीटर है ना। दूसरा है हनुमानगढ़ में, चूरू से जस्ट ऊपर हनुमानगढ़, न्यूनतम में 2 नंबर पे रैंक है किसकी, हनुमानगढ़ की। फिर 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे जोधपुर, और 4 नंबर पे कौन है, गंगानगर, ठीक है। तो सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में, फिर गंगानगर में, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे तो देख सकते हो कि भाई पहले नंबर का तो चूरू, फिर उसके जस्ट ऊपर वाला हनुमानगढ़, फिर 3 नंबर पे ये जोधपुर है, लेकिन 4 नंबर पे हनुमानगढ़ के बगल वाला श्री गंगानगर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको माइंड मैप सेट करना है। अच्छा, अभी देखो RPSC जैसे जनसंख्या में उस प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है कि कितने शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, कितने जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी वो पूछ सकती है कि कितने जिले ऐसे हैं वनावरण के हिसाब से जहाँ पे जो वनावरण है वो 1000 से ज़्यादा है। तो अपने कितने जिले हो गए, 2 ही जिले हुए ना, उदयपुर और अलवर, जिनका 1000 से ज़्यादा वनावरण है, 1000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वनावरण है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पे वनावरण 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जिसका वनावरण है वो 100 किलोमीटर से भी कम है। कौन कौन से, एक हो गया चूरू और दूसरा हो गया हनुमानगढ़। यहाँ पे 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया है वो वनावरण में कवर है, क्लियर है। आगे चले। अब देखो हम बात करते हैं कि हमने कहा कि राजस्थान का जो ओवरऑल वन और वृक्षावरण वो बड़ा है, वन क्षेत्रफल कह सकते हैं दोनों का ऐड करके। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस जिले का बड़ा है, तो सबसे ज्यादा बड़ा है सीकर का। जो अपना सीकर जिला है ना, वन क्षेत्रफल बढ़ाने के मामले में टॉप पे, यहाँ पे 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और 2 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे है बाड़मेर,
यहाँ पे 19 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये 2 जिले आप याद रखो, एक तो सीकर एक बाड़मेर, तीसरा अलवर है, चौथा उदयपुर है, अगर आप याद रख सकते हो तो। बाकी वन क्षेत्रफल में कुछ जिलों में कमी भी हुई है। आप कह रहे हो कि हमारा वनावरण वृक्षारोपण बढ़ा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पे कमी हुई है। कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो सबसे ज्यादा कमी हुई है 12 जिले में। जो अपना 12 जिला है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा कमी हुई है। यहाँ पे 33 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई। अब देखो, बढ़ने वाला जिला सीकर, यहाँ पे मात्र 19 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, लेकिन घटने वाला जिला 12, यहाँ पे 33 वर्ग किलोमीटर घट गया। वहीं दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, ठीक है, जहाँ पे कमी हुई है। अब कमी हुई वाले जिलों को अगर आप याद करना चाहो, देखना चाहो, तो कैसे देख सकते हो कि वन क्षेत्रफल में कमी होने वाले टॉप के 2 जिले? तो देखो, राजस्थान का ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, इसका जो इधर वाला यानी पूर्वी साइड का जिला एक तो ये हो गया, और ये गैप छोड़ के दूसरा जो इधर वाला जिला है कौन सा हो गया? ये प्रतापगढ़ हो गया। इन 2 जिलों के अंदर वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। क्लियर है? सेट हो रहा है, याद हो रहा है? आपको एग्जाम तक कम से कम इन चीजों को, इन डेटा को रिटेन करना है। अच्छा, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? यानी उस वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक कहां पे है? तो उदयपुर जिले का लगभग 23.60% एरिया है वो वनावरण से, तो 1 नंबर पे उदयपुर है। तो वहाँ वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी टॉप पे उदयपुर, और वनावरण प्रतिशत के हिसाब से भी उदयपुर। लेकिन यहाँ पे अब प्रतिशत में 2 नंबर पे वहाँ पे अलवर था, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पे कौन है? प्रतापगढ़ है। ठीक है, यहाँ 17.5%। और 3 नंबर पे है सिरोही। अब ये डेटा आप इस तरह से कनेक्ट कर लेना इसको, ये ऐसे है, ठीक है ना? 3 पे सिरोही, 4 पे करौली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत वाला जिला उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ठीक है, वनावरण प्रतिशत वाले मामले में इस तरह से डेटा याद रख सकते हो। कौन कौन से जिले हो गए? सबसे पहले तो उदयपुर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही, और 4 पे कौन सा है? 4 पे करौली है। ठीक है, ये वनावरण प्रतिशत में टॉप के जिले, मतलब सबसे ज्यादा वनावरण, यानी उस पर्टिकुलर, जैसे इतना एरिया है उदयपुर का, उसका लगभग 23.60% एरिया क्या है? वन से है। कितना? 23.60%। ये उदयपुर वाला डेटा आप याद रख लो कि कितना एरिया वन से कवर है इसका। ठीक है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम वन कहाँ पे है? तो सबसे कम वन भी चूरू में है, और सबसे कम वन प्रतिशत भी चूरू में ही है। तो सबसे नंबर 1 पे सबसे कम चूरू, फिर 2 नंबर पे होता है यहाँ पे जोधपुर, 3 नंबर पे होता है बीकानेर, 3 नंबर पे होता है बीकानेर, आ गया बीकानेर, ये रहा, और 4 नंबर पे फिर जैसलमेर। ठीक है, न्यूनतम वनावरण में टॉप पे कौन है? चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और इन चारों ही जिलों में देखो 1% से कम वन है। ठीक है, अच्छा, फिर बात करते हैं झाड़ी क्षेत्र की। झाड़ी क्षेत्र की, तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा झाड़ी है अपने पाली जिले में। पाली जिले में ना झाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो पाली झाड़ियों के मामले में टॉप पे। ये डेटा तो आप याद रखो। उसके बाद में अलवर में झाड़ियां काफी, और फिर 3 नंबर पे झाड़ियों में जयपुर आता है। तो पाली, अलवर और जयपुर। क्लियर है? अच्छा, सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे? तो सबसे कम झाड़ियों में हनुमानगढ़ 1 नंबर पे, गंगानगर 2 पे, यानी सबसे कम झाड़ियां राजस्थान के ऊपरी जिले में, उत्तरी जिले में, और 3 नंबर पे चूरू हो गया। तो सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में, उसके बाद में गंगानगर में, और उसके बाद में चूरू में। सबसे ज्यादा पाली में, अलवर में, जयपुर में। ठीक है, तो मतलब 1 नंबर पे तो झाड़ी सर्वाधिक पाली में, और 2 नंबर मत्स्य जनपद वाला एरिया है ना, अलवर और जयपुर आता है, तो ये दोनों हो गए। ठीक है, अब आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हो, और जो डेटा हमने किया है इसको एक बार माइंड में रिवाइंड कर लो ताकि रिटेन हो जाए। अच्छा देखो, पूंछरी का लोटा आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, सारी जगह छाया हुआ है। कारण जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, ये पूंछरी के लोटा जो मंदिर है, भगवान है, उनके अनन्य भक्त है। तो एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न बनता है कि पूंछरी का लोटा जो मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये भरतपुर में है। कहाँ पे? भरतपुर में। एक्चुअली जो ये माना गया है कि जो पूंछरी के लोटा भगवान है ना, ये भगवान शंकर के ही रूप है। जैसे हम कहते हैं ना हनुमान जी भगवान शंकर के रूप है, तो
सतयुग के अंदर भगवान शंकर थे, फिर त्रेता युग में हनुमान जी ने अवतार लिया शंकर के रूप में, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे मधुमंगल, ये मतलब भगवान शंकर का रूप थे। और यही मधुमंगल जी पूंछरी के लोटा के नाम से जाने जाते हैं। और जो ब्रज परिक्रमा होती है ना ब्रज क्षेत्र की, हमारा पता है ब्रज क्षेत्र भरतपुर जिला है ना, ये ब्रज क्षेत्र में आता है, मथुरा वाले उस एरिया में आता है। तो ब्रज की परिक्रमा करते तो उस मतलब भरतपुर से भी गुजरते हैं लोग, ठीक है। तो वहां पे ये मंदिर है पूंछरी का लोटा, कहाँ पे, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। और इनके बारे में ये गुदवंती भी है एक चलती है कि भगवान और ये जो मधुमंगल जी खेल रहे थे, लेकिन भगवान ने अपने बाकी साथ मतलब लुकम छिपाई होती है ना वो, तो उन्होंने बाकी साथियों को ढूंढ लिया लेकिन इनको ढूंढा ही नहीं और बाद में वहां से चले गए। तो ये तब से वहीं पे मतलब बैठे हुए हैं, और बाद में भगवान ने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया होगा कि आप मतलब अपनी श्रद्धा से रखा है तो वहाँ पे विशेष प्रभाव होंगे, ठीक है। तो बाकी की किदवंती आप पढ़ सकते हो, वो एग्जाम परस्पेक्टिव से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूंछरे के लोटा भगवान के चरणों में सादर नमन कि आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिले। आगे चलते हैं। देखो हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने 16वीं विधानसभा 2025-26 के लिए समितियों का गठन कर दिया है। और अगर विधानसभा की जो समितियां होती है ना, उसमें 4 समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी? एक तो जनलेखा समिति हो गई, एक प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन बने? एग्जाम में पहले भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो हमें तैयार होकर जाना है। तो जनलेखा यह समिति या लोकलेखा समिति है ना, इसके अध्यक्ष बने टीकाराम जूली। लोकलेखा के कौन? लोकलेखा के टीकाराम जूली। और ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, टीकाराम जूली सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण समिति की क्या लगा दिया? टीका लगा दिया, ये याद रखो। फिर प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति कै है, तो प्राक्कलन समिति कै के जो अध्यक्ष है वो है अर्जुन लाल जिनकर। तो देखो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कै, लेकिन अगर पूरे स्वर और व्यंजन का पहला अक्षर देखते तो क्या आता है? ए। तो कै के साथ ए को रिलेट करो आप, मतलब प्राक्कलन समिति कै के जो अध्यक्ष बने वो है अर्जुन लाल जिनकर। कौन बने? अर्जुन लाल जिनकर बने। वहीं प्राक्कलन समिति ख की बात करें तो इसके अध्यक्ष बने बाबू सिंह राठौड़ साहब। कौन बने? ख के। तो जैसे ए फिर क्या आता है? ब, तो मतलब ख के बाद में क्या आएगा? ब आएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप किसी भी कैसे भी करके आपको रिलेट करना है, कैसे कर सकते हो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो। वहीं राजकीय उपक्रम समिति, तो राजकीय उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष बने वो बने कालीचरण सर्राफ साहब, ठीक है। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन बने? कालीचरण सर्राफ साहब बने, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। लोकलेखा समिति के टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति कै के अर्जुन राम जिनगर, प्राक्कलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सर्राफ साहब अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है? आगे चलें। अभी देखो राज्य सरकार ने हाल ही में ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति का गठन किया गया है। यानी आपको पता है ओरण चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। जो शिव के विधायक हैं वो मतलब उन्होंने ओरण के जो हनन हो रहा था, ओरण भूमि का क्षरण हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो ये चर्चा में रहा। कुछ विवादों के कारण राज्य सरकार ने समिति बनाई। ओरण भूमि क्या होती है? ओरण भूमि एक तरीके से वन क्षेत्र होता है, और ये माना जाता है कि ये किसी विशेष देवता का वन क्षेत्र है और उस एरिया से लकड़ियों को काटा नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब उस वन क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, कहना, और ये लोगों की आस्था का विषय भी होता है। तो राज्य सरकार ने क्या किया है? पूर्व न्यायाधीश है जितेंद्र राय गोयल, क्या नाम है? जितेंद्र राय गोयल, जितेंद्र राय गोयल, इनको क्या किया है? इस ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य समिति का अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। तो याद रखो आप, एग्जैक्टली आपको याद रखना है, जितेंद्र राय गोयल को ओरण भूमि के संरक्षण के लिए जो राज्य समिति बनी है उसका अध्यक्ष बनाया गया। अब ये समिति क्यों बनाई गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इस संबंध में आप काम करो। तो 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और बाद में 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना देंगे। फिर उन्होंने फाइनली ये कमेटी बना दी जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में। अच्छा, हाल ही में वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया गया। अब देखो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सनातन आइडियोलॉजी को फॉलो करती है।
है ना। तो ये वैदिक वेदों को और इनको प्रमोट करती है। तो इस कारण इन्होंने वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया है। कब किया गया ये वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन? तो ये अप्रैल 2025 में किया गया। अच्छा, कौन सा विभाग है जो वैदिक संस्कार बोर्ड से जुड़ा हुआ है? तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, ये वैदिक संस्कार बोर्ड का ये मतलब नोडल विभाग होगा। कौन सा विभाग? संस्कृत शिक्षा विभाग। अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें टोटल 22 सदस्य होंगे, ठीक है, जिसमें से 10 सदस्य तो गैर सरकारी होंगे, मतलब नॉन सरकारी होंगे, और 12 सदस्य होंगे ना वो सरकारी होंगे, पदेन, मतलब किसी सरकारी पद पे रहेंगे और वो इस समिति के सदस्य भी रहेंगे। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 22 सदस्य हो गए। अब प्रश्न जो बनेगा एग्जाम के हिसाब से, एक तो ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकते हैं कि अप्रैल 2025 में, जैसे 3 कथन दे दे, इसमें सत्य कथन का आइडेंटिफाई करो। अप्रैल 25 में वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया गया। कथन 2, इसमें 25 सदस्य होते हैं जिसमें 10 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते हैं। तीसरा कथन हो गया, इसके अध्यक्ष होंगे गणेशी लाल सुतार। और चौथा कथन हो गया, इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक है, तो आपको सही कथन आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कथन अप्रैल 25 में बना है, बिल्कुल सही है, अध्यक्ष गणेशी लाल सुतार, सही है। लेकिन इसमें 25 सदस्य नहीं, कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर उनका कार्यकाल कितना कहा गया है? तो 3 साल का कहा गया ना, 5 साल का। तो इसका मतलब क्या हो गया? कथन 2 और 4 गलत है, या फिर 1 और 3 सही है। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे वैदिक संस्कार बोर्ड के साथ में कि प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार है, इनको वैदिक संस्कार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वैदिक संस्कार बोर्ड का उद्देश्य क्या होगा? वही वेदों मंत्रों को प्रचार करना। ठीक है, यही बात है। अच्छा देखो, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा। और आर्थिक समीक्षा में इस बार के जो आरएस मेंस परीक्षा थी उसमें पूछा कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, टॉप के 5 जिले बताओ क्रम से। वहां पे विकल्प भी नहीं थे, आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ये पूछा किसने था? आरपीएससी ने। अगर आरएस मेंस में पूछा जा सकता है तो सेकंड ग्रेड में भी ऑप्शन देके पूछ सकते हैं ना। अब वहां पे डाउट रहता है कि प्रचलित के हिसाब से कौन से टॉप के 5 जिले हैं, स्थिर के हिसाब से कौन से 5 जिले हैं। मैंने कहा क्या कहा कि आरपीएससी अपने प्रश्न पूछने का नजरिया चेंज कर रही है। पहले तो हम याद करके जाते थे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है राजस्थान की, स्थिर कीमतों में प्रचलित पे। अब इसका देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा और थोड़ा मतलब हमें खोल के देखना पड़ेगा आगे की डिटेलिंग क्या है। अभी देखो, राजस्थान में शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुसार जो शुद्ध घरेलू आय को उत्पाद को हम छोड़ते हैं, इसको मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा ना जितना भी राजस्थान का, उसमें जो मध्यवर्षीय जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है ना, उसका हम भाग दे देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अब इसी को जैसे राज्य के हिसाब से निकालेंगे, उसी हिसाब से हम जिलों का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो निकालने का तरीका, पहले तो एनडीपी निकालो और उसमें वर्किंग पॉपुलेशन का भाग दे दो, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। तो एनडीपी प्रचलित कीमतों पे निकालोगे तो वो प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, और स्थिर कीमतों पे निकालोगे तो स्थिर प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे। ठीक है, अभी हमें लेटेस्ट वाला चाहिए। तो 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कहता है कि राजस्थान में प्रचलित कीमतों पे, किस पे? प्रचलित पे। प्रचलित का मतलब आप महंगाई को मतलब एडजस्ट नहीं करते हो, और स्थिर कीमतों का मतलब आप एक आधार वर्ष की कीमतें लेते हो और उसके आधार पे मतलब जीडीपी का डिसाइड करते हो। तो अगर वर्तमान में जो प्रचलित कीमतें हैं उसके आधार पर जीडीपी निकाली गई है, और उसके आधार उस जीडीपी के आधार पे एनडीपी निकाली गई है, उस एनडीपी के आधार पे बाद में प्रति व्यक्ति आय निकाली गई है। ठीक है, तो कितनी है प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में? तो वर्तमान में 1,85,053 रुपए है वो प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित पे। ठीक है, पिछली बार कितनी थी? तो पिछली बार थी 1,66,647। इसका मतलब है बढ़ी है। अब कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो पिछली बार के मुकाबले 11.04% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 11.04%। अब भारत से तुलना करें, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पे 1,85,053, आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,01,62, 2 लाख ये ऑलमोस्ट 2,01,62 रुपए।
इसका मतलब क्या है? भारत की प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, बिल्कुल है। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पिछली साल कितनी थी? 1,84,205 थी। इस बार कितनी होगी? 2,01,62 हो गई। बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। किस रेट से बढ़ी है? तो ये 8.7% की रेट से बढ़ी है। इसका मतलब क्या हो गया? राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा बेहतर गति से बढ़ रही है कंपेयर टू भारत की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो हम अगर इसी तरीके से चलते रहे तो एक दिन हम भारत की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ सकते हैं। वही रन रेट वाला मामला है। हालांकि हमने पीछे इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अब लास्ट ओवर में तो हमें चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। तो अगर इस तरह से हमारी ग्रोथ रेट रही प्रचलित कीमतों पे, तो हम जल्द ही भारत की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप में से मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो वो इसको कैलकुलेट करके बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि कितने समय में अगर यही ग्रोथ रेट रही, भारत की, राजस्थान की तो 11% रही और भारत की लगभग 8.7% रही, तो कितने समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ देंगे? ये कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,01,62 है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,85,053 रुपए। क्लियर है? तो इसको एक बार फिर से फिल्टर करते हैं। सिंपल सी बात, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2024-25 के अनुसार? ये है सर 1,85,053 रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,01,62 रुपए। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो 11.04% से बढ़ी है। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रचलित कीमतों पे। क्लियर? अगर हम 2011-12 से कंपेयर करें तो ये वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए डेटा को, लेकिन फिर से बताता हूं, मैं आपको बता ही देता हूं। प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय थी 57,192 रुपए और अब हो गई 1,85,053 रुपए। तो यानी लगभग 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ी। भारत की प्रति व्यक्ति आय वो उस समय भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा थी। 2011-12 में 63,462 थी और अभी कितनी हो गई? 2,01,62 हो गई। यानी हम लगभग उस समय भी पीछे थे, अभी पीछे हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट लगभग भारत के आसपास ही रही है। तो हम मतलब कंपटीशन में अभी भी है। अब लास्ट ओवर में चौके छक्के लगा के हम मैच जीत सकते हैं। आगे वाले 2-3 सालों में अगर हम बेहतर करेंगे तो भारत की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात किस पे करी थी? ये आप देख लो कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,85,053 रुपए। भारत की 2,01,62 रुपए। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 11.04% से बढ़ी है। ये हम बात कर रहे थे प्रचलित कीमतों पे। अब हम स्थिर कीमतों पे बात करते हैं। स्थिर कीमतों का मतलब आपको पता है, एक आधार वर्ष लिया जाता है और उस आधार वर्ष के आधार पे जो जीडीपी है फिर एनडीपी है उसका कैलकुलेशन किया जाता है और उस एनडीपी के आधार पे क्या निकलेगा? फिर प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कितनी है 2024-25 में? ये है 96,638। कितनी है राजस्थान की? 96,638, यानी लगभग लाख के पास चले गए हम, थोड़ा सा ही पीछे। वहां 2 लाख से थोड़ा सा पीछे, यहाँ लाख से थोड़ा सा पीछे। और बाहर इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी है स्थिर कीमतों पे? तो ये है 1,12,358, यानी इंडिया की प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, बिल्कुल अधिक है। लेकिन हमारी ग्रोथ रेट देखते हैं तो स्थिर कीमतों पे हमारी ग्रोथ रेट 6.88% है। इंडिया वाली उससे कम ही है। ये इतना ध्यान रख लो, याद रखने की जरूरत नहीं है कि ग्रोथ रेट के मामले में चाहे स्थिर हो चाहे प्रचलित, इंडिया की ग्रोथ रेट प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान से कम है। क्लियर है? और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय एग्जैक्ट आपको याद रखना है 96,638। ठीक है, अब राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? एक तो 96,638 और दूसरी कितनी याद रखनी है? 1,85,053। ये दो डेटा आपको एकदम माइंड में कंठस्थ होना चाहिए। यानी 1,85,053 देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे, और 96,638 देखते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे राजस्थान में। क्लियर है? अब जो ये तो नॉर्मल बात थी। अब मैंने क्या कहा कि आरपीएससी कुछ हटके प्रश्न पूछ रही है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है। तो क्या देखना है हमें? अब हम देखेंगे जो जीडीपी है, सर्वाधिक जीडीपी किस जिले की है। तो जैसे हमें पता है कि राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमतों पे कितनी है?
ये आपने पढ़ा होगा। तो राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमतों पे 9,06,294 करोड़, और प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की जीडीपी कितनी है, तो 17,04,339 करोड़। तो याद रखो कि 9.06 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पे और 17.04 लाख करोड़ रुपए किस पे, प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की जीडीपी है। अब जिला वाइज कैटेगराइज करें तो कि सबसे ज्यादा जीडीपी प्रचलित कीमतों पे किसकी है और स्थिर कीमतों पे किसकी है। तो पहले से अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जीडीपी राजस्थान में स्थिर हो चाहे प्रचलित हो, दोनों में ही स्थिति में सर्वाधिक किसकी है, अपनी राजधानी की है जीडीपी सर्वाधिक। कितनी है, कितनी है याद मत रखो, सबसे ज़्यादा किसकी है, जयपुर की है। फिर 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर में जीडीपी में अलवर 2 नंबर पे। आप कहोगे कि अलवर तो छोटा सा जिला है, लेकिन ये जीडीपी में टॉप पे क्यों आ रहा है, क्योंकि अलवर है ना वो राजस्थान का नया औद्योगिक घर है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है वहीं पे, जो प्रोडक्शन हो रहे हैं किसके, बाइक वगैरह के, जो भी मतलब हर प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है, बाइक की, गाड़ियों की, सिरेमिक वगैरह, मतलब हर चीज़ की इंडस्ट्री वहाँ पे लग रही है। ठीक है, इस कारण अलवर टॉप में मिलेगा आपको। फिर 3 नंबर पे तो वही राजस्थान का दूसरा इंपॉर्टेंट शहर जोधपुर, 4 नंबर पे राजस्थान की वस्त्र नगरी भिलवाड़ा, और 5 नंबर पे अजमेर। ये हम बात करें प्रचलित कीमतों पे। तो आपको टॉप के जैसे आरएस मेंस में तो टॉप के 5 जिले पूछे थे, वो प्रति व्यक्ति आय का पूछा था। ये हम हर जिले की जीडीपी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हर जिले की। तो सर्वाधिक जीडीपी किसकी है राजस्थान में, जिले वाइज देखे तो। और ये फैक्ट इस बार अलग दिया है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जीडीपी है जयपुर की प्रचलित कीमतों में, फिर अलवर की, फिर जोधपुर की, फिर भिलवाड़ा की, फिर अजमेर की। अब देखो स्थिर कीमतों पे ना अब यही स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जयपुर, अलवर, जोधपुर तो टॉप 3 पे रहते हैं, लेकिन 4 नंबर पे अजमेर आ जाता है और 5 नंबर पे भिलवाड़ा आ जाता है। यहाँ पे भिलवाड़ा अजमेर और भिलवाड़ा की जगह मतलब अजमेर और भिलवाड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी प्रचलित कीमतों पे भिलवाड़ा आगे है और स्थिर कीमतों पे अजमेर आगे। क्लियर है। तो प्रश्न में एग्जाम के हिसाब से बनाऊं कि राजस्थान में प्रचलित कीमतों पे जीडीपी, सर्वाधिक जीडीपी वाले जिलों का क्रम से सेट बनाना है आपको। तो सबसे पहले हो गया जयपुर, प्रचलित पे बात कर रहे हैं, जयपुर के बाद में हो गया अलवर, इनमें कोई डाउट नहीं है। 3 नंबर पे हो गया जोधपुर, 4 पे हो गया भिलवाड़ा और 5 पे हो गया अजमेर। ठीक है, ये आप वैसे कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हो कि सर्वाधिक जीडीपी किन जिलों की होगी, तो यही आप अब इनका क्रम आपको देखना है। तो जयपुर तो टॉप पे वैसे भी होना है, पॉपुलेशन सर्वाधिक है और राजधानी भी है। 2 नंबर पे अलवर होना ही है, 3 पे जोधपुर क्योंकि जयपुर के बाद में बड़ा शहर यही है, फिर 4 पे भिलवाड़ा और 5 पे अजमेर। लेकिन अगर स्थिर में आएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सचेंज करेंगे, भिलवाड़ा हो जाएगा 5 पे और अजमेर हो जाएगा 4 पे। ठीक है, तो जीडीपी के हिसाब से राजस्थान के जिले आपने सेट कर दिए। अब क्या जिलेवार प्रति व्यक्ति आय, यानी ये तो अपनी जैसे एनडीपी निकाली हर जिले की, उस एनडीपी में जो उस जिले की वर्किंग पॉपुलेशन है ना उसका भाग दे देंगे। तो अगर स्थिर कीमतों की एनडीपी में भाग देंगे तो जो आज क्या आ जाएगा, स्थिर कीमतों पे उस जिले की प्रति व्यक्ति आय, और प्रचलित कीमतों की एनडीपी में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, उस जिले का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे। अब ये कौन से जिले हैं, अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में अलवर है ना ये टॉप पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैंने क्या कहा कि अलवर में हो रहा है और वहां की जनसंख्या भी कम है। जीडीपी के मामले में तो टॉप पे जयपुर था, लेकिन यहाँ पे तो जनसंख्या, क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अब उस जनसंख्या बहुत ज्यादा का भाग लगेगा तो वो पीछे होगी ना। हाँ, तो अलवर टॉप पे हो गया। अलवर के बाद में हम प्रचलित कीमतों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय प्रचलित के हिसाब से जिले, पहले नंबर पे अलवर, 2 नंबर पे भीलवाड़ा। ठीक है, 3 याद कर लो, 3 नंबर पे जयपुर। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको, और स्थिर कीमतों पे अगर बात करते तो 1 नंबर पे वही अलवर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 नंबर पे यहाँ पे जयपुर आ जाता है और 3 नंबर पे आता है राजसमंद। ठीक है, यहाँ पे अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, और स्थिर कीमतों पे अलवर, जयपुर और राजसमंद। अब देखो इस लिस्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग नाम मिलेगा, जैसलमेर। आप कहोगे कि जैसलमेर में प्रति व्यक्ति आय
इतनी है कि वो राजस्थान में टॉप 5वें नंबर पे आ रहा है, चाहे स्त्री की बात करो चाहे प्रचलित की बात करो। अब इस फैक्ट को आप देख के अगर आप लंबा सवाल भी आ जाए ना और जैसलमेर विकल्प में हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो, और ये याद रखने वाली बात है कि दोनों स्थिति में 5वें नंबर पे है। तो प्रति व्यक्ति आय इतनी ज़्यादा कैसे होगी जैसलमेर में? तो देखो जैसलमेर की जनसंख्या कम है, एक नंबर, एक बात। दूसरा, वहाँ पे क्या है, तेल संयंत्र कारखाने, तेल संयंत्र मतलब तेल के कुएं हैं तो खूब तेल निकलता है। दूसरा, सोलर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर फ्लरिश हुई है तो वो कहाँ पे हुई है? वो जैसलमेर में हुई है। तो इस कारण प्रति व्यक्ति आय के मामले में चाहे स्थिर कीमतों पे बात करें चाहे प्रचलित कीमतों पे, कौन सा जिला 5वें नंबर पे है? तो जैसलमेर है। अब विकल्प में कहीं पे भी जैसलमेर 4 नंबर पे दे रखा है तो गलत हो सकता है। अगर 5 लिस्ट दे रखी है, 5वें पे जैसलमेर नहीं है तो वो विकल्प हट जाएगा। इस तरह से कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हो। और टॉप पे जिला, अब इनका देखो प्रति व्यक्ति आय में टॉप पे अलवर है और 5वें नंबर पे जैसलमेर है। इसमें भी स्थिर कीमतों में टॉप पे अलवर है और 5वें नंबर पे जैसलमेर है। ठीक है, बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, और जो 2nd ग्रेड और 4th ग्रेड वाले जिनकी एग्जाम नज़दीक है ना, उनके लिए करंट अफेयर का बंदोबस्त हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहो। अगर हमारे कंट्रोल में चीज़ें आ गई तो हम आपको राजस्थान करंट अफेयर 5 तारीख से पहले क्लियर करवा देंगे पिछले 6 महीने का, और इंडिया का करंट अफेयर है वो 17 तारीख से पहले करवा देंगे 4th ग्रेड के लिए, क्योंकि 5 तारीख तक राजस्थान का हो जाएगा और उसके 10 दिन में हम इंडिया का करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।